नमस्कार, हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज आशिमा महाजन हिंदी लर्निंग चैनल पर लेकर आई है क्लास 10th के बच्चों के लिए 2025 का प्री बोर्ड का पेपर। ऐसा पेपर अभी तक आपने किसी भी यूट्यूब चैनल पर ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा होगा, ना ही ऐसी ग्रामर देखी होगी और ना ही आपने ये वाला गद्यांश और काव्यांश देखा होगा। तो क्या पता बोर्ड के एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से फंस जाए, तो क्यों ना इस क्वेश्चन पेपर के जरिए आपकी रिवीजन को चेक किया जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्री बोर्ड पेपर 2025। निर्देश आपके सामने हैं, इन्हें आप जरूर पढ़िएगा। इसके बाद खंड क में आते हैं अपठित बोध पे। पहला प्रश्न आपको दिया है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर उस पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं आपको। तो ये गद्यांश आप रीड आउट करेंगे। रुका हुआ पानी सड़ा हुआ होता है और बहता पानी पवित्र और जीवन देने वाला होता है और पानी से सबका भला होता है। इसी तरह एक ही जगह में रहने वाला ना अपनी भलाई कर सकेगा ना दूसरों की, पर भ्रमण करने वाला स्वयं तो ज्ञान पाता ही है, अपने ज्ञान से दूसरों को भी लाभ पहुंचाता है। देशाटन का शाब्दिक अर्थ है देश देश की यात्रा करना। तो ये सारा गद्यांश ध्यान पूर्वक पढ़ने के बाद पहला प्रश्न आपके सामने आता है। कथन ए और कारण आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनना है आपको। और कथन ए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए देशाटन से अच्छा साधन मिलना कठिन है। कारण आर दिया है, देश विदेश में जाने से हमें वहां की जलवायु, भौगोलिक व प्राकृतिक स्थिति का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। तो बच्चों इसका सही ऑप्शन रहेगा थर्ड। कथन ए बिल्कुल सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। जब आप पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको भी पता चलेगा। ख है, देशाटन का महत्व हमारे जीवन में बहुत अधिक है क्योंकि कथन के लिए उचित विकल्प का आपको चयन करना है। अब विकल्प आपको दिए गए हैं नीचे, उसमें से आपको अपना आंसर जो है वो छांटना है। ऑप्शन दे रखे हैं, हम देश में इधर उधर जा सकते हैं, इसलिए देशाटन का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। जहां हम देश से बाहर जा सकते हैं, जीवन का सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है, हम कहीं भी घूम सकते हैं। तो आपका थर्ड ऑप्शन सही रहेगा, केवल कथन 3 सही है। ओके। ग, नीचे दिए हुए कॉलम 1 को कॉलम 2 से सुमेलित कर सही विकल्प का चयन करना है। इधर उधर घूमना क्या है? इधर उधर घूमना भटकना है। देश भ्रमण क्या है? देश देश की यात्रा। तनावपूर्ण जीवन शैली में आवश्यक साधन देशाटन है, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन है, हमारी स्मृति में कैसी बातें सदैव अंकित रहती हैं? तो बच्चा लिखेगा कि कई बार पढ़ने पर भी पुस्तकों से जानी पड़ी हुई बातें भूल जाती हैं, परंतु यदि एक बार भी उन बातों को स्वयं देख लिया जाए तो उनकी स्मृति सदैव हमारे हृदय पटल पर अंकित हो जाती है। ठीक है, वैसे तो आपके उसमें दिया हुआ है, लेकिन ध्यानपूर्वक उसे पढ़ के आंसर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकों में किसका इतिहास समाया होता है? तो आप लिखेंगे पुस्तकों में विभिन्न देशों का, विभिन्न जातियों का और विभिन्न मनुष्यों का इतिहास समाया होता है। तो 7 नंबर का क्वेश्चन यहां पर हमने हल कर दिया है। 2-2 नंबर के क्वेश्चन भी और 1-1 नंबर का क्वेश्चन भी इसी तरह बोर्ड के एग्जाम में ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। बोर्ड से पहले मैं आपकी गलतियां बताने के लिए आपके सामने जरूर आऊंगी, वीडियो जरूर देखकर जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित काव्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर उस पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। और बहुत ही प्रचलित कविता है ये। प्रभात की ओस की बूंद सी होती है बेटियां, पापा की प्यारी और माँ की दुलारी होती हैं बेटियां, माँ बाप के दुख दर्द में हम दर्द होती हैं बेटियां, दादा दादी एवं परिवार की दुलारी होती हैं बेटियां। तो ये सारा बेटियों का जो भी काव्यांश है वो ध्यान पूर्वक पढ़ने के बाद पहला प्रश्न, इस काव्यांश में कवि ने दूसरों की धरोहर के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो आपके उसमें लिखा है, कहने को तो दुनिया में पराई अमानत है बेटियां, तो पराई अमानत शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, कवि के अनुसार बेटियां क्या बता जाती हैं? उचित विकल्प का आपको चयन करना है। तो कवि के अनुसार बेटियां, थर्ड ऑप्शन, केवल कथन 3 सही है, जीवन का सारांश बता जाती हैं। कथन ए और कारण आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनना है आपको। तो कथन ए कहता है, कवि ने कविता में बेटी के महत्व को समझाया है। कारण बताते हैं कि कविता के जरिए कवि अपनी भावनाओं को दर्शाना चाहते हैं। तो आपका ऑप्शन थर्ड रहेगा, कथन ए सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि ने बेटे की उपमा किस वस्तु से दी है और बेटियों को क्या कहा है? तो आप लिखेंगे कवि ने बेटे की उपमा हीरे से दी है, यानी कि तुलना कंपैरिजन किससे किया है? हीरे से। और बेटियों को क्या कहा है? बेटियों को अनमोल कहा है। कवि किसे दो कुलों की लाज कह रहा है? तो कवि बेटियों को दो कुलों की लाज कह रहा है। क्यों? क्योंकि बेटियां मायके और ससुराल दोनों के परिवारों की लाज हैं। वे दो घरों के लिए सम्माननीय होती हैं और उन्हें दोनों परिवारों में एक जैसा प्यार और सम्मान मिलना चाहिए। तो यहां पर आपके 14 नंबर का खंड क जो है वो खत्म हो गया है, यानी कि 7 नंबर का गद्यांश और काव्यांश हमने कंप्लीट कर दिया है। इसी तरह वहां भी ध्यान पूर्वक पढ़िएगा बोर्ड के पेपर में भी, और पूरे 7 और पूरे 7 यानी कि 14 नंबर पूरे आपके यहां पर पक्के होने चाहिए। आइए खंड ख व्यवहारिक व्याकरण की तरफ बढ़ते हैं आगे। रचना के आधार पे वाक्य भेद पे आधारित 4 प्रश्नों के उत्तर बच्चों को देने हैं। पहला क्वेश्चन है, उन लोगों को तैरना था इसलिए वे नदी पर गए थे, सरल वाक्य में बदलिए। तो आंसर लिखेंगे वे लोग तैरने के लिए नदी पर गए थे। बच्चे अक्सर गलती क्या करते हैं, वे की जगह वो लिखते हैं। वो हिंदी का शब्द नहीं होता बच्चों, वे होता है। वे लोग तैरने, अब तैरने के बाद के लिए भी स्किप कर जाते हैं, तो स्किप मत कीजिए, पूरा लिखिए। वे लोग तैरने के लिए नदी पर गए थे। दूसरा, आप अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं, संयुक्त वाक्य में बदलना है। आप अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। प्रधान उपवाक्य छांटना है, अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे ना छोड़ता। तो आपका उत्तर होना चाहिए मैं बेमारे ना छोड़ता। ओके। उसने स्वयं को निर्दोष बताया, मिश्र वाक्य में बदलना है, उसने बताया कि वह निर्दोष है। ओके। स्वागतार्थ आए हुए लोगों से घिरे श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया, रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद बताना है, सरल वाक्य है ये। ओके। निर्देशानुसार वाच्य पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। पहला प्रश्न पूछा है, क्या सुरेंद्र ने सिनेमा देखा? कर्म वाच्य में बदलना है, पीछे का टेंस चेंज नहीं करना है। क्या सुरेंद्र के द्वारा सिनेमा देखा गया? ओके। बच्चों द्वारा फूलदान में फूल लगाए जाएंगे, कर्तरीवाच्य में बदलना है, बच्चे फूलदान में फूल लगाएंगे। तुम्हें क्या हुआ, तुम पढ़ नहीं सकते, भाववाच्य में बदलिए। तो तुम्हें क्या हुआ एज इट इज, तुमसे पढ़ा नहीं जाता। बालक से हंसा जा रहा है, वाच्य पहचानना है। तो अब इसमें क्रिया तो है नहीं, कर्म तो है नहीं कोई, तो भाववाच्य है ये। लेकिन कुछ बच्चे यहां भी कर्म वाच्य लिखाते हैं, तो वो गलत है। बालक से हंसा जा रहा है, कर्म नहीं है कुछ भी, यहां पर सिर्फ भाव बताया जा रहा है, तो भाववाच्य है ये। नेक्स्ट, किस कारक विभक्ति का प्रयोग वाच्यों के परिवर्तन के लिए होता है? तो करण कारक। ओके। क्वेश्चन नंबर 5, तितलियां फूलों का रस पी रही हैं। अब तितलियां का पद परिचय बताना है, तो तितलियां जातिवाचक संज्ञा हो गई, स्त्रीलिंग हो गई, बहुवचन हो गई, कर्ता कारक हो गई। बहुत इजी है। ख, रेखा कहती है कि वह अपना काम स्वयं करती है, तो अपना निजवाचक सर्वनाम स्त्री पुल्लिंग हो जाएगा, काम के लिए बताना है, एक वचन है और संबंध कारक है। ठीक है। वे कपड़े बिल्कुल कम पहनते, बिल्कुल कम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, अव्यय है ये। ओके। राजधानी में सब तैयारियां की गई का पद परिचय बताना है, तो क्या की गई उसका उत्तर आपको मिल रहा है, यानी कि सकर्मक क्रिया है, बहुवचन है, स्त्रीलिंग है, भूतकाल है और कर्मवाचक। ओके। तुम प्रयत्न करो अन्यथा अनुत्तीर्ण हो जाओगे, तो अन्यथा समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है ये आपका। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स। प्रश्न संख्या 6, अलंकार पे आधारित 5 प्रश्नों में से 4 प्रश्नों की काव्य पंक्तियों में अलंकार पहचानना है। पहला है, उड़ गया अचानक लोभ उधर, फड़का ऊपर पारद के पर, मानवीकरण अलंकार है ये। ओके। खंड खंड करताल, बाजार ही विशुद्ध हवा, मानवीकरण अलंकार है ये भी। पानी परात को छुओ नहीं, नैनन के जल सो पगदोए, अतिशयोक्ति। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, उपमा अलंकार। भानु बंस राकेश कलंकु, रूपक अलंकार का उदाहरण है। तो यहां पर आपका ग्रामर पोर्शन 16 नंबर का हो गया कंप्लीट। कोशिश कीजिएगा 16 में से 16 लेने की। खंड ग आ जाते हैं, पाठ्यपुस्तक और पूरक पाठ्यपुस्तक। तो गद्यांश दिया गया है आपको,
पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। इसके अनुसार पहला प्रश्न है, मूर्ति बनाने का अवसर किसे देने का निर्णय किया गया होगा? पहला ऑप्शन मोतीलाल जी को, दूसरा सरकारी कार्यालयों को और तीसरा स्थानीय कलाकार को, चौथा है हालदार साहब को। थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। केवल कथन 3 सही है। कथन ए और कारण आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनना है। कथन ए कहता है मूर्ति बनाने की अनुमानित लागत की अपेक्षा उपलब्ध बजट कम था। कारण बताया गया कि स्थानीय कलाकार अधिक कुशल थे। ऑप्शन फोर्थ कथन ए तो सही है, लेकिन कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। ग मूर्ति को देखकर कैसा लगता था? किसी नए कलाकार को मूर्ति बनाने का कार्य सौंपा गया होगा। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। किसका समय ऊहापोह चिट्ठी में बर्बाद हुआ? तो किसका समय था जो चिट्ठी में बर्बाद हो गया होगा और ऊहापोह में बर्बाद हो गया होगा? तो 7 क्वेश्चन के घ का आंसर है थर्ड, नगर पालिका का। वह पूरी बात कौन सी थी जिसका पता नहीं था? तो कथन कौन सा सही रहेगा, क्योंकि विकल्प आगे दिए गए हैं आपको। कथन 1 और 2, यानी कि शहर के प्रमुख बाजार के चौराहे पर नगरपालिका ने प्रतिमा लगवानी थी। दूसरा, मूर्ति बनाने का कार्य ड्राइंग मास्टर को क्यों दिया गया? तो 7 क्वेश्चन के ढ का आंसर आपका क्या रहेगा? कथन 1 और 2 सही है। ओके, चलिए आ जाइए आगे। निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर 4 में से 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने थे। तो पहला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की संगीत लहरी शीतकाल में कहां और किस समय, ग्रीष्म में किस समय और कहां गूंजा करती थी? और इस संगीत लहरी में आनंद मग्न होने वाले पराये कौन होते थे? उत्तर मैं बोल के आपको बता देती हूं, बच्चे क्या लिखेंगे इसके अंदर। वैसे तो सारे आंसर चैनल पर हैं, आपको चैप्टर वाइज सारी चीजें आपको मिलेंगी, लेकिन फिर भी अब इसमें आंसर बच्चा क्या लिखेगा कि बाल गोविंद भगत शीतकाल में भोर होने से भी पहले गांव के बाहर पोखरे के ऊंचे बिंडे पर बैठकर गीत गाया करते थे। वे खंजड़ी बजाकर गाने टेरने बैठ जाते थे। अब गर्मियों की बात बतानी है तो गर्मियों में शाम के समय वे अपने घर के आंगन में खंजड़ी लेकर गाने बैठ जाते थे। उनके साथ कौन होता था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आंसर है उनके साथ गांव के ही कुछ प्रेमी जन आ जुटते थे, तब खंजड़ियों और करतालों का मेला लग जाता था। वे पूरी तन्मयता से गाते थे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक कहानी, ये भी पाठ के आधार पर आपको उत्तर देना है। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, एक भवंडर शहर में मचा हुआ था और एक घर में, व्याख्या कीजिए। तो एक भवंडर शहर में मचा हुआ था और एक घर में, यानी कि शहर और देश दोनों में स्वतंत्रता आंदोलन की भीषण हलचल थी। लेखिका भी उस हलचल और आंदोलन में शामिल थी। उधर घर में वो उसकी सक्रिय भागीदारी को लेकर बवंडर मचा हुआ था। पिता नहीं चाहते थे वो लड़कों के साथ खुलकर नारे लगाती हुई हड़तालें करे, जुलूस निकाले। ओके, नेक्स्ट, नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर लेखक ने गंगा जमुनी संस्कृति किसे कहा है और लेखक इस पर क्या टिप्पणी करता है? अब बिस्मिल्लाह खां हैं जो अपने धर्म के प्रति पूरी तरह समर्पित थे। वह हजरत इमाम हुसैन की शहादत में सामान्य व्यक्ति की तरह शोक प्रकट करते थे। इसके साथ ही वे काशी स्थित गंगा मैया, बाबा विश्वनाथ और बालाजी के प्रति अटूट एवं गहन आस्था रखते थे। इस तरह बिस्मिल्लाह खां गंगा जमुनी संस्कृति के प्रतीक थे और लेखक ने हिंदू मुस्लिम संस्कृति के मेलजोल को गंगा जमुनी संस्कृति क्यों कहा है? इसलिए क्योंकि इसी जो वजह मैंने आपको बताई है। और लेखक टिप्पणी क्या करता है? लेखक को दुख है कि यह संस्कृति जो है वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। ओके, लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई? तो बच्चों, लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक संकीर्ण मनोवृत्ति के कारण नहीं बन पाई है। हम इन शब्दों का सही अर्थ समझ ही नहीं पाए हैं। संसार परिवर्तनशील है, समय के साथ हर चीज बदलती है, तो संस्कृति और सभ्यता को भी पकड़कर बैठा नहीं जा सकता। ओके, तो आग और सुई धागे का प्रथम प्रयोग करने वाला मानव संस्कृत मानव था और जिस योग्यता के बल पर आग सुई धागे का आविष्कार हुआ वो संस्कृति। जो चीज उसने अपने और दूसरों के लिए विस्तृत की उसका नाम सभ्यता। पूरा लिख कर आएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 9,
पठित काव्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई, उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ। तो आइए संगतकार कविता में से पहला प्रश्न पढ़ते हैं। उपर्युक्त काव्यांश में राख जैसा किसे कहा गया है? अब राख जैसा किसे कहा गया है? गिरते हुए स्वर को। ध्यान रखना, बुझाता हुआ और बुझता हुआ दोनों के स्पेलिंग में डिफरेंस है, तो आंसर आपका गिरता हुआ स्वर होना चाहिए। बच्चे पढ़ते ही नहीं है चीज को। उसका गला में उसका किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो कथन एक सही है, मुख्य गायक का गला के लिए प्रयुक्त हुआ है। ओके, कथन ए और कारण आर को पढ़कर सही विकल्प चुनना है। मुख्य गायक की आवाज में एक हिचक साफ सुनाई देती है। कारण बताया है, संगतकार का मुख्य गायक से अधिक ऊंचे स्वर में गाना उसके लक्ष्य के विरुद्ध है। तो पहला ऑप्शन है क्या? कथन ए गलत, किंतु कारण आर सही है। घ ऑप्शन है, निम्नलिखित पंक्तियों में से किस पंक्ति से गायक के हतोत्साहित होने का पता चलता है? तो गायक निराश कैसे हो जाता है? तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला। संगतकार सेकंड ऑप्शन है इसका आंसर। संगतकार कभी कभी यूं ही क्यों साथ दे देता है? सही विकल्प का चयन करना है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही रहेगा, कथन एक सही है, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए। अब बढ़ते हैं कविताओं के प्रश्न उत्तर की तरफ। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, सूरदास के पद पाठ के आधार पर पहला प्रश्न पूछा गया है। और पहला प्रश्न क्या कह रहा है? बहुत बार कविता आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी कि गोपियां श्री कृष्ण को राजा का क्या कर्तव्य याद दिलाती हैं। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, या गोपियों के अनुसार एक अच्छे राजा का धर्म क्या होना चाहिए, ये पूछ लिया जाए, आंसर एक ही लिखेगा बच्चा। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म होना चाहिए कि वे अपनी प्रजा की रक्षा करे, उनके कल्याण के लिए सदैव प्रयास करता रहे, प्रजा का अहित ना तो स्वयं करे ना किसी को करने दे, अपनी प्रजा के हितों के लिए वो हमेशा प्रयत्नशील रहे। यही कर्तव्य गोपियों ने कृष्ण को याद दिलाने का प्रयास किया है। नेक्स्ट है, आत्मकथ्य कविता में से क्वेश्चन लिया गया है। और क्वेश्चन है, आत्मकथ्य कविता में कवि ने सीवन को कथा से ही क्यों जोड़ा? वो उसे उधेड़ने से किसे रोकते हैं और क्यों? तो कवि ने सीवन को कथा से ही इसलिए जोड़ा क्योंकि जैसे सीवन को खोलते ही धीरे धीरे सीवन मतलब सिलाई खुलती चली जाती है, उसी तरह कथा भी शुरू होते ही क्रमानुसार आगे बढ़ती जाती है। वह मनुष्य को उसे उधेड़ने से रोकते हैं। क्यों? क्योंकि वे सुख का स्पर्श पाते पाते भी वंचित हो गए थे। यदि वे अब उनको याद करेंगे तो यादों के परत दर परत खुलते ही चले जाएंगे, इसलिए वे अपनी कहानी किसी को भी सुनाना नहीं चाहते। अगला प्रश्न फसल कविता में से लिया गया है। तो क्वेश्चन पूछा है, फसल क्या है? सिंपल आंसर लिखेंगे, कवि ने फसल को प्रकृति और मनुष्य के श्रम का प्रतिफल माना है। इसको लेकर फसल के बारे में कवि ने क्या क्या संभावनाएं व्यक्त की है, तो यह भी बताना है कि फसल कोई एक या दो नहीं अपितु अनेक नदियों के जल का प्रभाव है। फसल को उगाने में मिट्टी के गुणधर्म और नदियों के पानी का अपना अपना सहयोग होता है। फसल में सूर्य की किरणों और वायु की थिरकन का समावेश है। ओके, नेक्स्ट, फागुन की आबा कैसी है और अट नहीं रही है? कविता में फागुन की आबा कैसी है, अट नहीं रही में उसकी स्थिति कैसे वर्णित हुई है? अब इसका उत्तर आपको लिखना है। तो आपको पता ही है, फागुन की आबा सर्वव्यापक है और सृष्टि के कण कण में समाई हुई है। चारों ओर सुगंधित वातावरण व्याप्त है। फागुन की आबा और उसकी सर्वव्यापकता के दर्शन किसमें होते हैं? पेड़ में, पत्तों में, फूलों में, सब लिखेंगे। और कविता में फागुन के सौंदर्य को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि फागुन का सौंदर्य चारों ओर झलकता है, वातावरण को क्या करता है? सुगंधित कर देता है। ओके, अब आ जाइए, पूरक पाठ्य पुस्तक के निर्धारित पाठों पर आधारित 3 प्रश्नों में से बच्चों को कोई 2 प्रश्नों के उत्तर देने थे। तो चाहे वो माता के आंचल में से उत्तर दे, चाहे साना साना हाथ जोड़ी में से दे, और चाहे दे वो अपने लास्ट मैं क्यों लिखता हूं में से। तो पहला प्रश्न है, माता का अंचल नामक पाठ में बच्चों के पिता बच्चों के खेल में क्यों आ जाते थे? उनके आने पर बच्चे खेल छोड़कर क्यों भाग खड़े होते थे? तो बच्चे का अपने पिता से अधिक लगाव था, उसके पिता का ज्यादातर समय ही उसके साथ बीतता था। वे उसके हर खेल को बड़ी रुचि से, बड़े स्नेह से देखते थे। खेल जैसे ही समाप्त होने लगता, वैसे ही वो अचानक प्रकट होकर खेल में शामिल हो जाते। क्यों? ताकि उनके बच्चे का मनोरंजन जो है वो जारी रह सके। अपने बच्चे से अधिक लगाव होने के कारण वो ऐसा करते। उनके आने पे क्या होता था? बच्चे खेल छोड़ के भाग खड़े होते। क्यों?
क्योंकि वे उनके सामने सहज होकर खेल नहीं पाते थे, शर्म महसूस करते थे, झिझक। इसका अन्य कारण यह भी हो सकता है कि वे अपने मित्रों के साथ पूरी मस्ती से खेलना चाहते थे। किसी बड़े के आने पर वे खुद को असहज महसूस करने लगते थे। बच्चों, बोर्ड के पेपर में ध्यान पूर्वक क्वेश्चन पढ़िएगा, फिर आंसर कीजिएगा। ओके। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में प्रदूषण के कारण हिमपात में कमी पर चिंता व्यक्त की गई है। प्रदूषण के कौन कौन से दुष्परिणाम हैं, इसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए। तो आज तो पूरे विश्व में प्रदूषण सबसे बड़ा आगे बढ़ता हुआ खतरा है, जिसके कारण आज हिमपात में कमी आ गई। आप देख ही रहे हो, जनवरी में भी हमें अप्रैल का एहसास हो रहा है। प्रदूषण का अर्थ होता है हमारे पर्यावरण में एक ऐसे घटक का मिलना जो हम बिल्कुल नहीं चाहते, और वो मिलकर पर्यावरण को दूषित तो करता ही है। और इसके कारण है वर्षा का कम होना, ओजोन परत का खलास हो जाना, कृषि पैदावार कम होना, फिर अम्लीय वर्षा, शारीरिक अपंगता, जीव जंतुओं का मरना, प्राकृतिक आपदा, गंभीर बीमारियां। और इसकी रोकथाम के लिए क्या करें? प्लास्टिक का कम प्रयोग करो, वृक्षारोपण ज्यादा से ज्यादा करो, कम दूरी के लिए पैदल या फिर साइकिल का प्रयोग करो, लोगों को पर्यावरण के लिए जागरूक करो, जैविक कृषि उस पर डिपेंड हो जाओ, पुनर्चक्रण अपना लीजिए, नालियों गंदे पानियों का सही तरीके से फिल्टर करके प्रयोग किया जाए। ओके। उसके बाद सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा अपनाई जाए, और जो भी कचरा है उसको सुव्यवस्थित ढंग से सही जगह पर डाला जाए। मोबाइल इंटरनेट का प्रयोग कम किया जाए। बाहर जाते समय हमें जितने भी बिजली के उपकरण है उन्हें बंद कर देना चाहिए। बहुत सारी चीजें बच्चे लिख सकते हैं, बच्चों का दिमाग बहुत वास्ट है, बहुत चीजें लिख सकता है वो। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बचता है रचनात्मक लेखन। 50 से 60 शब्दों में उत्तर देना है, तो हर चीज का उत्तर, 3 प्रश्न पूछे हैं तो सबसे बड़ी बात, बच्चा 25 से 30 शब्दों का उत्तर लिखने को अगर दिया तो बिल्कुल टाइम का ध्यान रखते हुए उतना उत्तर दीजिए जितना पूछा गया, क्योंकि आप ज्यादा लिखेंगे उसके ज्यादा नंबर नहीं मिलने आपको। कंटेंट आपने सही लिखा है, चाहे 3 लाइनों में लिख दो, वो पूरे नंबर दे जाएगा आपको। ओके। लेकिन क्वेश्चन 3 पूछे हैं तो तीनों का ही उत्तर आपके उसमें होना चाहिए। फिर यह मत देखना कि मेरे 50 से 60 शब्द ज्यादा हो रहे हैं, उसकी परवाह मत करना, लेकिन आंसर तीनों का ही देके आना, क्योंकि 3 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में पूछे गए हैं। खंड ग में पहला प्रश्न है अनुच्छेद का 3 में से एक, जो भी बच्चे को पहला प्रश्न आएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन रह गया आपका, मैं क्यों लिखता हूं। इस पाठ के आधार पर रचनाकार की भीतरी विवशता उसे लेखन के लिए मजबूर करती है। तो पता ही है, भीतरी विवशता है वो लेखन के लिए मजबूर करती है, जो पैदा कहां से होती है? आंतरिक अनुभूति से। किसी घटना विशेष का अनुभव जब गहरा हो जाता है तो मन में संवेदनशीलता पैदा होती है, और यही अकुलाहट जो है वो व्यक्ति को क्या करती है? एक्सप्रेस करने के लिए, लिखने के लिए मजबूर करती है। अनुभव, आंतरिक अनुभूति, विवशता, संवेदना के बाद जब वो लेखक पृष्ठों पे उतरता है तो बाहरी दबाव की अपेक्षा लेखन के लिए आंतरिक अनुभूति कहीं ज्यादा प्रभावी होती है। लेखक ने हिरोशिमा से कैसे जोड़ा? तो लेखक ने हिरोशिमा की विभीषिका को पत्थर पर उत्तरी मनुष्य की छाया से महसूस किया, और इसी अनुभूति के गहरे होते हुए हिरोशिमा पर उसने कविता लिख दी। ओके। रचनात्मक लेखन में अनुच्छेद दिया है, 3 में से एक करना है, और सबसे जरूरी बात, अनुच्छेद प्लीज एक ही पैराग्राफ में लिखना। बार बार पूरा साल हो गया बच्चों को बताते हुए, लेकिन एक आध बच्चा ऐसा निकल ही जाता है कि वो क्या करता है, 3 पैराग्राफ में जाके लिख देता है। नहीं बच्चों, सिर्फ एक ही पैराग्राफ के अंदर आपको इन सारे संकेत बिंदुओं का ध्यान रखते हुए अनुच्छेद लिखना है। ओके। क्वेश्चन नंबर 13 है कि आपके नाम से प्रेषित 1000 रुपए के मनी ऑर्डर की प्राप्ति ना होने की शिकायत पत्र अधीक्षक डाक विभाग को लगभग 100 शब्दों में लिखनी है। यह नहीं आता तो मित्र के पिता के सीमा पे शहीद हो जाने का समाचार प्राप्त होने पर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए संवेदना पत्र लिखना है। दोनों में से एक पत्र लिखना, चाहे औपचारिक चाहे अनौपचारिक। ओके। और ये दोनों पत्र आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, आप बीएड कर चुके हैं, इस स्कूल में हिंदी अध्यापक के लिए आवेदन करना है, संक्षिप्त संवृत्त लेखन तैयार करना है। मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है, देखकर जरूर जाइएगा। उसके बाद आपने एल्कलाइन कंपनी से कच्चा माल खरीदा था, उन्होंने आपको सामान का जो बिल भेजा है उस पर गलत दिनांक है, सही दिनांक के साथ दोबारा आपको माल भेजा जाए 80 शब्दों में। एक ईमेल लिखना है तो वो आपको लिखना है 80 शब्दों में। उसके बाद आकर्षक विज्ञापन है क्वेश्चन नंबर 15 में, 4 नंबर का क्वेश्चन है। ये आकर्षक विज्ञापन जिसे तैयार करना नहीं आता है वो चैनल पर जाकर जरूर देखें, और वहां अगर आपको लगता है कि मुझे
एक आकर्षक विज्ञापन बनाने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप संदेश लेखन को अडॉप्ट कीजिए। आप इस ऑप्शन को चुनेंगे, संदेश लेखन वाली, समय लिखना है, दिनांक लिखना है, फॉर्मेट बिल्कुल सीधा है। चैनल पर आपको बहुत सारे उदाहरण भी मिलेंगे। तो आपके मित्र के पिता को सेवा में सम्मानित किया गया, बधाई देते हुए 40 शब्दों में संदेश पूरा करना है। वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब आपने कर ही रखा होगा और नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि 11th 12th में भी हिंदी कंपलसरी है। छोड़ के मत जाइएगा इस चैनल को। ओके, बाय बाय।